अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। आज हम जा रहे हैं एनए 106 फैसलाबाद में। यहां से 2018 में एमएनए मुंतखब हुए जनाब राना सनाउल्लाह साहब। वैसे वो एमएनए मुंतखब होने के बाद कुछ देर के बाद ही जेल चले गए क्योंकि उन पे हेरोइन उनकी गाड़ी से बरामद हो गई थी और वो ऑब्वियसली कितना अरसा जेल के अंदर रहे, फिर उनको अदालत से जमानत मिली, वक्त के पहिए ने फुल रिटर्न मारा और अब वो इस वक्त वजीर दाखिला हैं और खुद को हकीम सनाउल्लाह कहते हैं। वैसे वो खुद नहीं कहते, लेकिन उनके बारे में उनकी पार्टी के लोग जो हैं और ऑब्वियसली पीडीएम के बहुत सारे लोग ये उनका नाम लेकर उनके मुखालफिन को डराते हैं। 2018 में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट से जीते थे। तकरीबन 2,500 वोटों का फ़र्क था राना सनाउल्लाह साहब में और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कैंडिडेट थे निसार जट साहब, उनके दरमियान। 44.4% वोट लिए थे राना सनाउल्लाह ने और 43.4% वोट लिए थे निसार जट साहब ने। 1% का फ़र्क था। बहुत क्लोज कंपटीशन था 2018 में। और ये 2018 का जो इलेक्शन है वो जिस पैराए में हो रहा था, जिस बैकग्राउंड के अंदर हो रहा था, वो आप सब तो जानते ही हैं। यहाँ मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि जो निसार जट साहब हैं, वो इससे पहले 2018 के इलेक्शन से पहले 2013 में यहाँ के सिटिंग एमएनए थे और मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्ट हुए थे। 2017 में जब पूरे मुल्क के अंदर एक इस किस्म का हैजान बरपा था, उसमें राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उनके खिलाफ निसार जट साहब ने इस्तीफ़ा दिया था पार्टी से क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की कई ऐसी बातें थी जिनसे उनको इत्तेफ़ाक नहीं था। मैं आपको बताता चलूँ, ये वो वक़्त था जब पीर सियालवी साहब जो थे, उनके बहुत सारे जो फ़ॉलोअर्स थे विदिन द मुस्लिम लीग नून, उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे। जो निसार जट साहब हैं, वो खाली वो नहीं थे, उनके अलावा कुछ एमपीज़ और भी थे, एमएनएज़ भी थे और बहुत कोशिश की गई कि पैचअप किसी तरीके से करवा दिया जाए। राना सनाउल्लाह साहब से भी कहा गया कि वो पीर सियालवी साहब के पास जाके माज़रत कर लें और उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन फिर जो सियासत उस वक़्त की बन रही थी, 2018 के इलेक्शंस सर पर थे और जो लोग कई कहते हैं कि जो इलेक्शन को जो सारा इंजीनियर किया जा रहा था, उस इंजीनियरिंग के पार्ट के तौर पर 2017 में निसार जट साहब मुस्लिम लीग छोड़ गए। लेकिन वैसे अगर हम इस हल्के की हद तक देखें, तो शायद किसी इंजीनियरिंग की ज़रूरत भी नहीं थी। निसार जट साहब जो हैं, वो 2002 से लेकर 2018 तक किसी एक इलेक्शन में भी पुराने टिकट को लेकर इलेक्शन नहीं लड़े। यानी कि आप 2002 से लेकर 18 तक के जो 4 इंतखाबात हैं, वो निसार जट साहब ने 4 मुख्तलिफ सियासी जमातों के प्लेटफ़ॉर्म से लड़े। 2002 में जब वो इलेक्ट हुए, यहाँ से इस हल्के का जो प्रेडेसेसर हल्का था उसमें, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर एमएनए मुंतखब हुए। उन्होंने तकरीबन 58,000 वोट लिए और उनके जो करीबी मुखालिफ थे उन्होंने तकरीबन 51,000 लिए। वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर थे। 2008 का इलेक्शन आया, निसार जट साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग कायदे-आज़म यानी कि काफ, हम ख़याल जो भी आप उसको नाम दे दें, उसमें चले गए और 2008 का उन्होंने इलेक्शन मुस्लिम लीग काफ के टिकट से लड़ा। वो इलेक्शन वो हार गए। 2008 में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से तकरीबन 10,000 का डिफरेंस था विनिंग कैंडिडेट और इनके दरमियान में। विनिंग कैंडिडेट ने 65,000 वोट लिए थे, इन्होंने तकरीबन 55,000 वोट लिए थे। फिर आता है 2013। अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए निसार जट साहब ने 2013 के अंदर तीसरी नई सियासी जमात को आज़माने का फैसला किया और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर चले गए और उसके टिकट से एमएनए मुंतखब हो गए। 2013 का इलेक्शन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 2013 से पहले के जितने भी इलेक्शंस थे, उसमें कुछ कॉम्पिटिशन ज़रूर था। मतलब निसार जट हारे या जीते, जो विनिंग मार्जिन्स थे वो 8-10 हज़ार की रेंज में थे। लेकिन 2013 के अंदर जब निसार जट साहब मुस्लिम लीग नून के प्लेटफ़ॉर्म से यहाँ पर इलेक्शन लड़े, तो उन्होंने 1,22,000 वोट लिए और वो एमएनए मुंतखब हुए। उनका जो नेक्स्ट बेस्ट था या दूसरे नंबर पे आने वाला जो कैंडिडेट था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद इकबाल साहब थे। उन्होंने 40,000 वोट लिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि तकरीबन 82,000 वोट्स का ये फ़र्क था। बल्कि अगर हम ये देखें कि जितने वोट्स बाकी लोगों को सारे कैंडिडेट्स को मिले, निसार साहब ने शायद उससे दुगने के वोट लिए। अब हम आते हैं, हम 2018 में, मैंने आपको बता दिया कि वो 2018-17 में मुस्लिम लीग नून छोड़ गए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफ़ॉर्म से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। इलेक्शन क्लोज़ था, वो हार गए। मज़े की बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की जो अपनी जीत थी, वो तो सिर्फ़ तकरीबन 2500 वोटों की थी। लेकिन इसी कौमी असेंबली के नीचे की 2 सूबाई असेंबली की सीटें हैं, दोनों मुस्लिम लीग नून जीत गई। लेकिन पीपी 108 में जो विनिंग मार्जिन था मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का, वो तकरीबन 3000 था और पीपी 109 में जो विनिंग मार्जिन था, वो तकरीबन 6000 था। तो नीचे की जो सूबाई असेंबली की सीटें थी, उन पे कौमी असेंबली की सीट से ज़्यादा मार्जिन था। अब ये हो क्या रहा है फैसलाबाद में? ये ऑब्वियसली 2018 बहुत पुरानी बात है। उसके बाद खान साहब इक़्तिदार में भी आए। यकीनन निसार जट साहब ने, खान साहब की जब सूबाई हुकूमत थी और फेडरल गवर्नमेंट थी, तो कोई ना कोई अपने हलके के लिए काम वग़ैरह कराए होंगे। अब 2018
के बाद 2022 के दरमियान खान साहब की जो अगर पॉपुलैरिटी कम हुई थी, तो वो इस साल मार्च के अंदर और अप्रैल में जब वो नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत निकाले गए, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। तो क्या है हल्के के हालात, ये सब जानने के लिए हमें दावत दी है अपने प्रोग्राम में। जर्नलिस्ट हैं सीनियर फैसलाबाद से, राना इफ्तिखार साहब, तो चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि ये हल्के के हालात क्या हैं? एनए 106 में अगर 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो क्या राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अपनी सीट बचा पाएँगे या नहीं बचा पाएँगे? निसार जट साहब जो हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ेंगे या अपनी पुरानी जो उनकी रवायत है, उसको बरकरार रखते हुए 5वाँ इलेक्शन वो किसी 5वीं सियासी जमात के प्लेटफ़ॉर्म से लड़ेंगे? ये वो सवालात हैं, जो लेकर हम जा रहे हैं। हमारे इस वक़्त जो तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं फैसलाबाद से राना इफ्तिखार साहब, उनके पास हम जाएँगे और उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो राना साहब। राना साहब ये बताइएगा कि पहली बात तो ये है कि जो 2018 का रिज़ल्ट हम देखते हैं, उसमें बहुत नेक टू नेक जीते राना सनाउल्लाह साहब, 1% का वोट का डिफ़रेंस था उनका और निसार जट साहब का। अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, वो पिछले 3 साढ़े 3 साल मुकदमे भी झेलते रहे, उनके ऊपर वो हेरोइन भी बरामदगी का मुकदमा हुआ और ये सारा कुछ हुआ, उनको जेल में भी रखा गया। अब वो वज़ीर दाखिला हैं मुल्क के और वो कहते हैं कि वो हकीमों की तरह इलाज करना भी जानते हैं अपोज़िशन का। तो इस सब का जो है इफ़ेक्ट उनके हलके में किस कदर पड़ रहा है? पहले तो ये बताइएगा कि जब उनके ऊपर केस हुआ, तो उसका क्या रिस्पॉन्स था वहाँ के हलके के लोगों ने जिन्होंने उनको इलेक्ट करके भेजा हुआ था? गो के वो बहुत थोड़ा डिफरेंस था उनका और निसार जट साहब का, लेकिन फिर भी वो इलेक्टेड एमएनए थे। तो जो हलके के लोग थे, वो क्या सोचते रहे इस सारे अरसे में? जी, बहुत शुक्रिया। असल में वहाँ पे जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त है, वो पिछली इलेक्शन के वक़्त की सूरत-ए-हाल से कतई मुख्तलिफ हो चुकी है। इलेक्शन में राना सनाउल्लाह को बहुत सारी ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा, जो उस वक़्त के हिसाब से बहुत खतरनाक थी। एक मज़हबी इश्यू आ गया था और उस पे बहुत ज़्यादा उनको डिफेंड करना पड़ा अपने आप को और राना उसी साहब, में सॉरी मैं आपको कट इन कर रहा हूँ। ये जो आप मज़हबी इश्यू की बात कर रहे हैं, ये निसार जट साहब जो थे, ये कौमी असेंबली के मेंबर 2013 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्ट हुए। लेकिन 2017 में इन्होंने पीर सियालवी साहब की बात में आप जो है वो करके तो उनका भी मेरा ख़्याल है राना सनाउल्लाह साहब से यही फड्डा था। इसी वजह की इसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने पार्टी छोड़ी और इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। तो वो राना सनाउल्लाह साहब के साथ ये रिलीजियस इश्यू चल रहा था उनका जिसके बारे में आप बता रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसी सूरत-ए-हाल थी कि उस वक़्त चूँकि गुंजाइश नहीं निकल रही थी और उन्होंने ज़ाहिर है कि वक़्त से पहले अपना फ़ैसला कर लिया और वो इ पार्टी तब्दील करके वो पीटीआई में चले गए। और अब अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उन्हें ऑन कर रही है और वो लगता यही है कि पीटीआई के टिकट से ही इलेक्शन लड़ेंगे। और जहाँ तक ये है कि राना सनाउल्लाह की इस वक़्त पोज़ीशन वहाँ पे क्या हो सकती है, राना सनाउल्लाह ने जो हल्के के अंदर वो इस हद तक लोगों के साथ वो राब्ते में रहते हैं, उनकी एक अपना तरीकाकार है कि वो लोगों के काम भी करते हैं और पंजाब की जब उनकी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त भी उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट के काम भी किए और अभी भी वो लोगों से राब्ते में रहते हैं। तो इसलिए मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि ये फिर दोबारा कांटेदार मुकाबला होगा, इतना आसान भी नहीं होगा राना सनाउल्लाह के लिए, जिस तरह की एक सियासी सूरत-ए-हाल बनी हुई है ओवरऑल कि पीटीआई को का जो बयानिया है, उस पे लोग लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखना ये है कि यहाँ पे यही सूरत-ए-हाल पीटीआई की रहती है जो बतौर जमात है और आगे जब शख्सी तौर पे जब इलेक्शन में जाएँगे, तो उसका फिर अगर दोनों शख्सियतों का मुवाज़ना किया जाए, तो वहाँ पे मेरे ख़्याल में राना सनाउल्लाह और डॉक्टर निसार जाट वो मुकाबले में होंगे और अच्छा खासा मुकाबला होने की यहाँ पे अच्छा, तो मुझे रान साहब ये बताइएगा कि ये जो हल्का है 106 हमारे नाज़रीन को के लिए, ये ज़रा बताइएगा ये देहाती इलाके, देही इलाके हैं फैसलाबाद के, उस पे मुश्तमिल है, शहरी इलाका है? इस किस्म का क्या है मतलब इसका जो डेमोग्राफिक है, उसके बारे में ज़रा बताइएगा? कि यहाँ पे मैक्सिमम 1 से 2% जो है वो जो शहरी इलाके बनते हैं, वो भी उन्हीं देहातों से मुल्हिका जो कॉर्पोरेशन में जो आ जाते हैं। बाकी टोटली ये दही इलाके हैं और यहाँ की जो सियासत है वो धड़ेबाज़ी, बरादरीज़्म और सियासी तौर पे एक-दूसरे के साथ जुड़े रहने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक रवायत रही जी, है। बिल्कुल, शहरी और शहरी लिहाज़ से ऑब्वियसली जो देहाती देही सियासत होती है, वो मुख्तलिफ होती है। तो ये बताइएगा आपने धड़ों का ज़िक्र किया, तो जो 2018 के धड़े थे, जो मुश्किल वक़्त में राना सनाउल्लाह साहब के साथ खड़े थे, आज 2022 के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, तो वो धड़े राना साहब के साथ खड़े हैं,
उनमें से कुछ छोड़कर तो नहीं चले गए या उनमें कोई मज़ीद लोगों का इज़ाफ़ा हुआ? जी, बिल्कुल, वो ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता रहता है कि जिसमें कोई एक आध बंदा को नाराज़ हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो इस वक़्त की पोज़ीशन है ना, वहाँ पे देखा जाए तो जाट बिरादरी की अक्सरियत है पूरे हलके में, एनए 106 में। लेकिन दूसरे नंबर पे यहाँ पे राजपूत बिरादरी आती है, फिर दूसरी बिरादरियाँ आ जाती हैं, जैसे गुर्जर हैं और राई हैं और बाकी। तो यहाँ पे राना साहब राणा साहब जी, का जी, जो है जी। वो अभी तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास ऐसी जो नाराज़गियाँ सामने नहीं आई कि जिनको बड़ी नाराज़गियाँ हों। अलबत्ता डॉक्टर निसार जट को जो सूरत-ए-हाल का सामना है कि उनकी फैमिली के अंदर से एक खातून हैं, वो उस वक़्त उनके मुकाबले में हैं और बड़ी जब से इलेक्शन हुए तब से वो कैंपेन में हैं, लोगों से राब्ते में हैं और चूँकि वो यहाँ पे इन्हीं का आपस में मुखालफत और इनकी आपस में जो थी जब उसके नतीजे में कोई एक उनका कत्ल भी हुए हैं। वो खातून जो हैं वो उनका भाई कत्ल हुआ था और वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि डॉक्टर निसार जट उनके पीछे थे। तो उस सिलसिले अच्छा में राना साहब अगर आपने ये कत्ल की बात कर दी, मैं अगली बात भी ये पूछने लगा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में भी 106 में सुनने में आया कि काफ़ी खराब रही पिछले कई सालों के अंदर। तो अभी भी वो हालात वैसे ही हैं या कुछ बेहतर हो गए हैं? जी, यहाँ पे जो है एक जनरली अगर हम बात करें तो वो इतनी खराब नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है बिरादरीज़्म में और लोगों की एक-दूसरे के साथ मुखालफत और पुरानी दुश्मनियाँ इस इलाके में काफ़ी हैं। यहाँ पे काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे दुश्मनियाँ चलती हैं और यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो भी इतनी अच्छी नहीं है जैसे बाकी इलाकों में आरएनयू चल रहा है। तो यहाँ पे वो दुश्मनियों वाला जो सिलसिला है और फिर लोगों को यहाँ पे थाने, कचहरी और इस तरह के काम बहुत ज़्यादा अपने नुमाइंदों से लेने होते हैं। यहाँ पे इलेक्शन के दिनों में वही चीज़ें, वही नाराज़गियाँ सामने आती हैं कि इसने मेरा थाने का काम नहीं किया, मेरे साथ वो नहीं किया, मेरी बाकी जो है लेकिन पर्सनली कोई ऐसी कोई यहाँ पे मुखालफत नहीं है, तो आपने राणा साहब की भी बरादरी बैठी हुई है, डॉक्टर निसार जट की भी बरादरी यहाँ पे बैठी हुई है। अच्छा, दोनों बिरादरियाँ राना साहब बैठी हुई हैं, लेकिन एक बात बताइएगा कि 2002 में यहाँ से पीपल्स पार्टी के जो एमएनए थे वो मुंतखब हुए। सॉरी 2008 में पीपल्स पार्टी के एमएनए मुंतखब हुए। फिर 2013 के जब इलेक्शन हुए तो उसमें भी तकरीबन जो सईद इकबाल साहब हैं उन्होंने तकरीबन 40,000 के करीब वोट लिए। फिर हम आगे आते हैं तो देखते हैं कि 2018 में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और चंद हज़ार में रह जाता है। तो आपके ख़्याल में वो सईद इकबाल साहब का कुछ ज़ाती वोट बैंक था जो वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे जब इलेक्शन लड़े तो उनको मिल गया? क्योंकि हम देखें तो जो क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी है वो तकरीबन ख़त्म होके होती नज़र आती है। पहले तो वो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पर नज़र आती थी हमें, लेकिन अब उससे भी नीचे चले गई भी है, टीएलपी ज़्यादा वोट ले रही है उनसे। तो क्या रीज़न है यहाँ पे सियासी जमात का जिस तरह देही इलाकों में वोट कोई नहीं होता, उस तरह का सिस्टम है या जो लोकल पीपल्स पार्टी के लोग थे वो पीटीआई में चले गए? जी, सबसे पहले तो यही है कि पीपल्स पार्टी का तो ओवरऑल आपको पता है कि पूरे पंजाब में सूरत-ए-हाल वोट बैंक जो है ना वो बहुत कम हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर जब जीते थे चौधरी सईद इकबाल, तो ये बुनियादी तौर पे इलाका किसी वक़्त में होता था कि चौधरी सईद इकबाल, चौधरी तालब हुसैन और इनके जो सुसर थे डॉक्टर निसार जट के, चौधरी इलियास जट, ये इनमें मुकाबला हुआ करता था। ये आपस में इलेक्शन में कभी वो पीपल्स पार्टी में चले जाते थे, डॉक्टर इलियास ये चौधरी इलियास जो थे वो पीपल्स पार्टी में फिर वो छोड़ के काफ लीग में चले गए और वो पीपल्स पार्टी में कोई सईद इकबाल आ गए, वो भतीजे थे चौधरी तालब हुसैन के। तो ये इनका यहाँ पे वो पार्टियों की तब्दीली का भी चलता रहा है। पीपल्स पार्टी के अभी जो लोग उस वक़्त साथ होते थे, राणा आफ्ताब यहाँ पे एमपी मुंतखब होते रहे हैं, वो पीटीआई में आ गए। उसके अलावा डॉक्टर जहाँ से भी इम्तियाज़ एमपी मुंतखब हुए थे, वो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में आ गए। इस तरह से बहुत सी तब्दीलियाँ हुई कि जो लोग पीपल्स पार्टी के थे वो पीटीआई में आए, कुछ मुस्लिम लीग नून में आ गए। इस वजह से तो पीटीआई ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब एक वॉइड पैदा हुआ सियासी पीपल्स पार्टी का जो चांसेस जो थे वो पंजाब में कम होते उनको नज़र आए तो लोकल सियासी क़यादत ने ये फैसला किया कि चलें हम पीटीआई में चले जाते हैं। आपने जिन 2 अफराद के नाम लिए ये पीटीआई के टिकट पर एमपी के इलेक्शन भी लड़े 2018 के अंदर इनमें से आफ्ताब साहब जो हैं। जी, ये इलेक्शन भी लड़े थे और ये एमएनए के उम्मीदवार थे। यहाँ पे
इस वक़्त भी पीटीआई की तरफ से 3-4 लोगों में मुकाबला है टिकट के लिए, जिनमें जहांज़ीब इम्तियाज़ गिल हैं, डॉक्टर निसार जट हैं, राना आफ्ताब भी कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पे कोई और भी नया उम्मीदवार सामने आ जाए, कोई सियासी लिहाज़ या कोई मरकज़ी कोई तो राणा साहब यहाँ ये पे बताइएगा कि चले पीटीआई के अंदर तो 4-5 उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं टिकट के लिए। मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट तो राणा सनाउल्लाह साहब अब बने एमएनए के लिए। मुस्लिम लीग नून की अपनी भी फैसलाबाद की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड रही है। राणा सनाउल्लाह साहब का जो आबिद अली साहब हैं, उनकी फैमिली के साथ जो मसला चलता रहा, उसकी वजह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को 2018 के अंदर फैसलाबाद में बहुत नुकसान हुआ। अभी भी वो सूरत-ए-हाल वैसी ही है कि उनका आपस में कुछ पैचअप हुआ है? जी, पहले से सोचते चूँकि अब तो मुस्लिम लीग नून ज़ेर-ए-ताब रही है, कुछ उनको इस चीज़ का एहसास भी हुआ है कि हमने कहाँ पे गलतियाँ की हैं। मुकामी मामलात जो थे, मुकामी उनकी जो एक रंजिशें थी, वो काफ़ी हद तक उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश की है। फैसलाबाद में भी हुआ कि एनए 108 के इलेक्शन में जो कैंसल हो गए थे, दोबारा हो रहे हैं। उसमें भी चौधरी शेर अली के बेटे जो आबिद शेर अली इलेक्शन लड़ रहे हैं, राना सनाउल्लाह, और उन्होंने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक-दूसरे के साथ जो भी थी वो खत्म करने का ऐलान किया। तो सियासी तौर पे अब उनको एहसास हुआ है कि जो हमारी अपनी जाति कटमट होती है, उसका हमें हर जगह पे नुकसान पहुँचता है, इतनी तलकदारी हर किसी की मौजूद होती है। तो यहाँ पे जो एनए 106 में है, यहाँ पे कोई अगर से कोई ज़्यादा वहाँ पे वो असरअंदाज नहीं हो सकते चौधरी आबिद शेर अली, चौधरी शेर अली, लेकिन इसके बावजूद एक तासर जो होता है वो मुखालफत वाला और दूसरा वो पड़ता है जिसका असर लाज़मी तौर पे मुखालिफ उम्मीदवार लेके जाता है। अच्छा राणा साहब आप मुझे बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें 3 महीने में इलेक्शन हो जाता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 106 की हद तक जिस तरह 2018 में क्लोज़ कॉम्पिटिशन था और चंद हज़ार वोटों से राणा सनाउल्लाह साहब जीत गए थे। क्या 2022 में अगर इलेक्शन होता है या 2023 के पहले महीनों में होता है, तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि कॉम्पिटिशन इसी तरह का टफ़ होगा या आपके ख़्याल में कोई एक पार्टी जो है वो लीड लेके निकलती हुई नज़र आ रही है आज के जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके मुताबिक? अगर तो हम मरकज़ी सूरत-ए-हाल छोड़ दें, तो वहाँ पे क्या बनता है और ओवरऑल पीटीआई जो आज जिस पोज़ीशन पे है, उसी पोज़ीशन पे बरकरार रहती है इलेक्शन होने तक, तो फिर तो मुकाबला बहुत अच्छा होगा और डॉक्टर निसार जट हो या कोई भी उम्मीदवार पीटीआई का होगा, तो उनका एक ओवरऑल वोट बैंक जो है, वो जो बयानिया इमरान खान का, और वो उस वजह से वो लाज़मी फ़र्क पड़ेगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे अगर शख्सी उम्मीदवारों का देखा जाए, तो फिर राना सनाउल्लाह को बहुत बड़ा यहाँ पे एज हासिल रहेगा और वो ज़्यादा आसानी के साथ कोई मुकाबला कर सकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया राणा साहब। नाज़िम जैसे राणा साहब ने आपको बताया कि अगर तो खान साहब ने जो बयानिया बनाया हुआ है, वो इसी पिच के ऊपर इलेक्शन तक चले जाते हैं, तो क्लोज़ कॉम्पिटिशन होगा। जैसे कि मुल्क भर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर तो ऑब्वियसली जो है वो बहुत क्लोज़ कॉम्पिटिशन हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो खान साहब का जो बयानिया है वो इतनी देर नहीं चल सकता या फॉर इंस्टेंस इलेक्शन जो है वो डिले हो जाते हैं 6-8 महीने के लिए, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकेगा क्योंकि खान साहब को अगर हम मार्च में देखें जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव पेश की गई तो वो काफ़ी अनपॉपुलर थे। लेकिन पिछले 6 महीने में उन्होंने बिल्कुल तब्दील कर दिया उस सारे को और वो बहुत पॉपुलर आदमी बन चुके हैं दोबारा से। तो ये कहा कुछ नहीं जा सकता कि अब से 6 महीने के बाद क्या होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर ढाई 3 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं और खान साहब इसी पिच पर खेलते रहते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि इस हल्के के अंदर बाकी मुल्क भर की तरह एक टफ कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन अगर इलेक्शन डिले का हो जाते हैं और खान साहब की जो सारी वो मूवमेंट है, उसकी जो स्टीम है, वो ब्लो ऑफ हो जाती है, तो फिर जिस तरह राणा साहब ने आपको बताया कि राणा सनाउल्लाह जो हैं, वो खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उनकी जीत के चांसेस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।